डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का व्युत्पन्न करेंगे, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि when the rate of the reaction it depends on the first power raised to concentration term of the reactant, then the reaction is known as first order reaction. प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया वेग यदि अभिकारक की सांद्रता पद के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो हम उसे उस अभिकारक के संदर्भ में प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू P। हमने यहाँ पर A एक रिएक्टेंट लिया है और P यहाँ पर एक प्रोडक्ट है। रिएक्शन स्कीम के अकॉर्डिंगली T इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं है, उस स्थिति के अंदर अभिकारक के जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ली है, प्रारंभिक सांद्रता हमने ली है, वो A है और जो उत्पाद की सांद्रता है वो हमने यहाँ पर 0 ली है। T समय के पश्चात यदि X मोल A के अभिक्रिया कर प्रोडक्ट के अगर X मोल बना लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन या तो अभिकारक के रेस्पेक्ट में या हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया। सो माइनस डी ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टी टी, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके जो पावर है वो हमने एक लिए क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर को हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट लेके आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। सो माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू k1 a माइनस एक्स। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे dx by dt is equal to k1 a minus x. So here k1 is the first order reaction rate constant और specific reaction rate for the first order reaction. और it depends on temperature only, ये केवल ताप पर निर्भर करता है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको हम एक साथ करते हैं और टाइम को हम राइट हैंड साइड के अंदर करते हैं। सो dx by a minus x is equal to k1 dt. Now integrating equation number 3 within the limits from x is equal to 0 to x is equal to x and t is equal to 0 to t is equal to t. So आप देख सकते हैं यहाँ पर dx by a minus x हमने यहाँ पर लोअर लिमिट लगाई है और अपर लिमिट लगा दी। इसी प्रकार dt के अंदर हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दी है। जब हम dx by a minus x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इट कम्स आउट टू बी माइनस ln a minus x इज इक्वल टू k1, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया, dt का यहाँ पर t आएगा प्लस c। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो c है वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, एक समाकलन स्थिरांक है। अगर इसका मान हमें इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हम इस इक्वेशन में नंबर 5 पर अगर लोअर लिमिट लगा देते हैं तो c का मान हम निर्धारित कर सकते हैं। c x लोअर लिमिट अगर हम इसमें देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो x इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये ln नेचुरल लॉगरिथम हो गया, प्राकृतिक लॉगरिथम हो गया। a माइनस 0 इज इक्वल टू k1 इंटू 0 प्लस c। सो माइनस ln a इज इक्वल टू c। अब ये जो c की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 6 है, हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t प्लस c था, c की जगह हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस ln a। इसको रीअरेंज करके वी गेट k1t इज इक्वल टू ln a बाय a माइनस एक्स या k1 इज इक्वल टू 1 बाय t ln a माइनस एक्स। जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको अगर हम log बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है कि 2.303 इंटू log बेस 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो ln की जगह हमने लिख दिया 2.303 log बेस 10 t एज इट इज और log a बाय a माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 7 को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। जो समाकलित वेग समीकरण है उसके बहुत सारे फॉर्म्स, हम डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें विल्हेल्मिस इक्वेशन। If initial concentration of reactant A is equated to C naught और T टाइम के ऊपर रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स अगर हम CT के बराबर कर देते हैं तो उसी इक्वेशन के अंदर जहाँ पर हमने लिखा था ln A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, उसकी जगह हम यहाँ पर C0 और CT लिख देते हैं इज इक्वल टू K1T। और
इसको जस्ट अगर हम रिवर्स कर देते हैं कि ct को हमने न्यूमरेटर में ले लिया और c0 को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। सो ln ct by c0 इज इक्वल टू माइनस k1g, और ct by c0 अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं तो इट विल बी इक्वल टू e to the power minus k1g, और ct is equal to c0 e to the power minus k1g. So this equation number 11 is known as Wilhelm's equation. इक्वेशन नंबर समीकरण 11 को हम विल्हेल्मिस समीकरण कहते हैं। दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका इंटरवल फार्मूला। इंटरवल फार्मूला जब काम में आता है जब हमें रिएक्टेंट की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो ज्ञात नहीं हो, अर्थात अगर हमें A का मान ज्ञात नहीं हो तो उस स्थिति के अंदर इंटरवल फार्मूला या अंतराल सूत्र के द्वारा भी हम K जो है उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। If the initial concentration of reactant is not known, then K1 can be determined with the help of the interval formula. अब यहाँ पर हम दो टाइम की वैल्यू ले लेते हैं, एक हम लेते हैं यहाँ पर T1, दूसरा हम ले रहे हैं T2। T1 पर अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x1 है और T2 के ऊपर अगर x2 है, तो उस स्थिति के अंदर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं T1 2.303 डिवाइडेड बाय K1 log of A डिवाइडेड बाय A माइनस x। यहाँ पर x जो है रिप्रेजेंट करेगा x1 की वैल्यू को, और इसी प्रकार T2 के रेस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं सेम इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर जो x रिप्रेजेंट करेगा वो x2 की वैल्यू को करेगा। अब हम 13 में से इक्वेशन नंबर 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 बाय K1। यहाँ पर हमने अब x2 और x1 की वैल्यू एज्यूम करते हुए इसको सब्ट्रैक्ट किया है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो कॉमन है वो बाहर निकाल के, और जो लॉगरिथम का फॉर्मूला है कि लॉग ऑफ a बाय b इज इक्वल टू लॉग a माइनस b, सो उसी बेसिस पर अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ a माइनस x1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a माइनस x2। अगर हम यहाँ पर ये अस्यूम कर लेते हैं कि a माइनस x1 जो है दैट इज इक्वल टू c1 एंड a माइनस x2 इज इक्वल टू c2, सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी c1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 log ऑफ c1 बाय c2। इस प्रकार इंटरवल फार्मूले के अंदर देख सकते हैं कि हम ना तो यहाँ पर a यूज में लेते हैं, यहाँ पर सिंपली a माइनस x मतलब दो टाइम के ऊपर अलग अलग हमने रिएक्टेंट की सांद्रता ली हुई है, जिसके आधार पर हम K1 की वैल्यू जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, K1 की वैल्यू को हम निर्धारित कर सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। सबसे पहला है इसमें यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई। सो K1 इज इक्वल टू, जैसे कि फॉर्मूले में हमने दे ही रखा है 2.303 डिवाइडेड बाय T log ऑफ A बाय A माइनस x, क्योंकि T जो है वो टाइम है, A कंसंट्रेशन है और A माइनस x भी कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कर दिया। 2.303 जो है वो न्यूमरल वैल्यू है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती। सो अब जो हमारे पास बचता है वो है 1 बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू टाइम इनवर्स। टाइम को हम सेकेंड, मिनट या आवर्स किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है, इसकी जो इकाई होगी वो होगी समय, इनवर्स समय टू द पावर माइनस 1। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की अर्धायु। यहाँ पर अगेन हम रिएक्शन स्कीम पर कंसीडर करते हैं, A इज इक्वल टू P, A रिएक्टेंट है और P जो है वो प्रोडक्ट है। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A ली है और प्रोडक्ट की 0 ली है, इसी प्रकार T इज इक्वल टू T टाइम पर हमने A माइनस x और x मोल लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धायु यानी हाफ लाइफ के ऊपर अभिकारक की सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन की तुलना में आधी रह जाती है, सो A बाय 2, और इसी प्रकार हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर यह आती है A बाय 2। अब ये फॉर्मूले के अंदर जो x है उसकी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और t की जगह हम यहाँ पर t हाफ लिख देते हैं, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 K1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a और डिवाइडेड बाय a बाय 2 आएगा, सो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग जो रह जाएगा यहाँ पर वो लॉग ऑफ 2 रह जाएगा। लॉग ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.3010,
So it will be equal to 2.303 divided by K1 multiplied by 0.3010. So T half will be equal to 0.693 divided by K1. या यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मूले नंबर 16 के अंदर कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आई है. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हैं उनकी जो अर्ध आयु है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not dependent or is independent of initial concentration of reactant A. Now third characteristic है graphical representation of first order reaction. प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण. इक्वेशन नंबर 7 से हम देख सकते हैं, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं log of a by a minus x is equal to k1t divided by 2.303 और log of a डिवाइडेड बाय b जो है वो इक्वल होता है log a minus log b के. So log of a minus log of a minus x is equal to k1t divided by 2.303. So log of a minus x अगर हम इसको इधर की साइड ले आते हैं तो it will be equal to minus k1t divided by 2.303 plus log of a. यहाँ पर अगर हम इसको एक सरल रेखा समीकरण स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के द्वारा कंपेयर करते हैं तो y जो है वो log of a minus x को करस्पॉन्ड करता है, इसी प्रकार t जो है वो x को करस्पॉन्ड करेगा. तो जो m की वैल्यू है वो हो जाएगी k1 डिवाइडेड बाय 2.303, यानी कि स्लोप जो है वो होगा k1 बाय 2.303. तो k1 की वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू स्लोप m. सो प्लस log of a. यहाँ पर जो ये जिस जगह ये कट करता है y एक्सिस पर वो वैल्यू जो है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं log of a. तो इस प्रकार इस ग्राफ के द्वारा हम किसी भी अभिकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ में हम रेट कांस्टेंट जो है उसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं.